नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक की परीक्षा आयोजित की जानी है। उसके लिए फॉर्म भरने की तिथि आपको खत्म हो गई है और अब तैयारी की बारी है। और इसी क्रम में जो डीएलएड का सिलेबस है उसके लिए 6 वीडियो अभी तक आ चुके हैं यूनिट 1 के। और ये उसी कड़ी में ये आपको सेट नंबर 7 है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि शिक्षा के समझने के दर्शन शास्त्रीय आधार। क्योंकि यूनिट 1 के आप जब टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा, सेकंड लास्ट होगा वो, कि शिक्षा के समझने के आधार दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा के साथ। तो उसमें से हम लोग आज इसका पार्ट 1 उठाएंगे, दर्शन शास्त्रीय। और इस वीडियो में उसी से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या आपको उससे प्रश्न निकल के आते हैं। मैं आपको इस प्रश्न की संख्या और प्रश्न की क्वालिटी के बारे में आपको आश्वस्त कर दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। और डीएलएड में पहले जो डीएलएड होता था 14 और 16 बैच के पहले, उसमें डीएलएड के जो प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते थे। और वो उन सारे प्रश्नों के संग्रह से और पूछे गए प्रश्न से उठाए गए प्रश्न हैं जो पहले आपको बिहार में आयोजित किए जाते थे। उसके अलावा सीटेट यानी डीएलएड की जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस निर्धारित किया गया है आपको बिहार लोक सेवा आयोग ने, उसी के सिलेबस से ये आपको लिया गया है। और सीटेट में वही सिलेबस जो पूछा जाता है उसी सिलेबस से सीटेट वाले से उसको निकाला गया है। इसमें से बहुत सारे चीज है जो आपको नहीं पूछा जाता है लेकिन उससे निकाला गया है। तो आप आश्वस्त हो जाएं कि प्रश्न की क्वालिटी है, हाँ, प्रश्न की काठिन्य स्तर अधिक होगी। तो आप प्रश्नों को देख के स्किप नहीं करें, क्योंकि कंपटीशन जब हाई होता है तो प्रश्न का जो लेवल है ना, वो आपका ऊपर चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। तो आपको, और चूंकि डीएलएड के जो सारे के सारे ये जो प्रश्न है, ये सारे के सारे आपको जो है ये चिंतन से संबंधित है, सारे के सारे ये चिंतन पे जाएंगे और ये चिंतन से संबंधित ही बनते हैं। तो लॉजिकल प्रश्न होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। और इसी संदर्भ में मुझे आपसे ये आग्रह ये करना है कि आप अपना सपोर्ट और समर्थन चैनल को सब्सक्राइब करके, मैं आपसे बस ये कहूंगा कि मेरा सपोर्ट कीजिए और समर्थन कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसमें आपका भी एक फायदा यह है कि जो भी वीडियो चैनल पे मैं अपलोड करूंगा आपके वाल पे चला जाएगा और वाल पे जाने के बाद आपको वहां सीधा वो दिख जाएगा। इसके अलावा डीएलएड के अलावा भी अन्य जीएस के प्रश्न और उत्तर आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दर्शन शास्त्रीय शिक्षा के क्या आधार। तो आइए देखते हैं और चलते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि दर्शन की अवधारणा समझ लेते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले दर्शन की अवधारणा समझते हैं कि दर्शन होता क्या है यह। तो देखिए, व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, विवेकशील प्राणी। हम सबको पता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है और वो क्या है, हमेशा चिंतन करता रहता है। ठीक है। और चिंतन की प्रक्रिया क्या है, अनवरत चलती रहती है। चाहे व्यक्ति चैतन्य अवस्था में चिंतन कर रहा हो या अचैतन्य अवस्था में। ठीक है। इस प्रकार चिंतन की प्रक्रिया मानव जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हर व्यक्ति का अपना दर्शन होता है, हर व्यक्ति की अपनी फिलोसफी। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यो यच्छिद्र सह एवं सह, अर्थात श्रद्धाओं के अनुरूप ही मनुष्य होता है और उसकी कार्य प्रणाली निश्चित होती है और उसी के अनुरूप उसे फल की भी उपलब्धि होती है। यानी जैसी जेकर जगह श्रद्धा रही ओकरे नंबर काम हो, इस कहा भी जाता है, ये कहा भी जाता है, गांव में कहन भी है कि जिसकी जैसे सर्दी है, श्रद्धा है, वो वैसा ही कार्य करे और जैसा कोई कार्य करेगा फल भी तो उसकी अकॉर्डिंगली वो मिलता है। तो ठीक है, यानी फल डिपेंड करता है आपके कार्य पे और कार्य डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा पे। और ये भगवान श्री कृष्ण ने इसको गीता से कहा है। ये मैं इसको क्यों इस पे जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इससे प्रश्न बन। आगे देखते हैं, ये पाश्चात्य एक दार्शनिक है, इन्होंने क्या कहा था, हैक्सले ने कहा था कि मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपने विचार के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। यानी मनुष्य अपने जीवन दर्शन और संसार के विषय में अपने विचार, यानी केंद्र में क्या है उसका विचार, उसी के अनुसार वो जीवन अपना व्यतीत करता है। जैसा उसका विचार होगा ना, उसी के अनुसार उसका जीवन दर्शन होगा, उसका संसार के बारे में सोच होगी और उसी अनुसार वो जीवन व्यतीत करेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, दर्शन और शिक्षा। दर्शन को हमने जाना, शिक्षा को इससे पहले वाले वीडियो में हमने विस्तृत रूप से जाना और मैंने उसमें बहुत सारी बातें आपको शिक्षा के संबंधित बताई। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख। और प्रश्न से बोर नहीं होना है। आगे इसमें है क्या, किसी भी दर्शन को समझने के लिए उसके मुख्य
तीन अंगों में बांटा गया है। किसके? किसी भी दर्शन को समझने के लिए उसको तीन अंगों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, मूल्य एवं आचार मीमांसा। और ये तीनों को याद रखना है। तत्व मीमांसा, ज्ञान और तर्क मीमांसा, मूल्य और आचार मीमांसा प्रश्न पूछे जाते हैं। दर्शन के तीनों अंग शिक्षा के विभिन्न पक्ष को प्रभावित करते हैं। और दर्शन तथा शिक्षा के मध्य संबंध को समझने के लिए हमें दर्शन के इन तीनों अंगों को का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझना होगा। आइए वीडियो को देखते हैं कि आगे और क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ शब्दावली इसको देख लेते हैं। शब्दावली में क्या है? औपचारिक शिक्षा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे एक प्रश्न करना चाहें कि विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या औपचारिक होती है या अनौपचारिक होती है, धार्मिक होती है, किस प्रकार की शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करते हैं? तो अनौपचारिक शिक्षा हम लोग विद्यालय में प्राप्त होते हैं। और क्यों? देखिए इसकी परिभाषा से आपको बात समझ में आए। नियंत्रित वातावरण में एक निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर दी गई शिक्षा। विद्यालय में एक अनुशासन होता है ना, एक वातावरण जो है ना नियंत्रण में होता है ना, कंट्रोल में होता है, एक अनुशासन होता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक आपको सिलेबस निर्धारित किया गया रहता है और उसी के आधार शिक्षा दी जाती है। तो विद्यालय में हम क्या करते हैं? हम लोग औपचारिक शिक्षा लेते हैं। क्लियर है? तो कहा विद्यालय की परिभाषा भी होती है, वो स्थान जहाँ औपचारिक शिक्षा प्राप्त है। उसके बाद अगला है सम्यक कर्म। ये सम्यक कर्म क्या है? उचित कर्मों द्वारा अपना जीवन यापन। सम्यक कर्म उसी को होते हैं एक उचित कर्म के द्वारा अपना जीवन यापन। स्यादवाद, स्यादवाद क्या है? जीवन धर्म से संबंधित एक प्रमुख दर्शन है। तौहीद, तौहीद क्या है? इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद को तौहीद का। जकात, इस्लाम धर्म में यह एक प्रकार का दान है। तो चूंकि सब धर्म एक दर्शन से जुड़ा हुआ है, चिंतन, इसलिए चिंतन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चे भी चिंतन करते हैं, शिक्षक भी चिंतन करता है और चिंतन से उनका अपना दर्शन दिखता है और किसी चीज के प्रति उनका क्या भाव है, क्या विचार है, और उसी के अकॉर्डिंगली शिक्षा आगे बढ़ता है। इसीलिए दर्शन को पढ़ना जरूरी है और धर्म चूंकि दर्शन ही है। अगर प्रश्न को देखें तो पहला प्रश्न हमारे पास ये है और पहला प्रश्न भी हम लोगों ने चर्चा किया ही हमारे सामने आ भी गया। यो यच दृढ़ स एवं श, यो यच्छिद्र स योष। अर्थात श्रद्धाओं के अनुरूप ही मनुष्य होता है और उसकी कार्य प्रणाली निश्चित होती है तथा उसी के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति होती है। अभी हमने कहा था यह उक्ति किस क्रम से है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कहाँ से लिया गया था? गीता, रामायण, सुपिटक, कहाँ से? तो ये लिया गया था आपको गीता से लिया गया था। अभी हम लोगों ने जाना भी। दूसरा प्रश्न है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष। इसको ध्यान रखना है। शिक्षा जो है ये दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। आपको डैश करके पूछ देता है, रिक्त टीचर की रिक्त स्थान दे देगा, अब पूछ देगा शिक्षा दर्शन का डैश पक्ष। चूंकि यह कथन में है, यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है। शिक्षा दर्शन की यह परिभाषा निम्न में से किसके द्वारा? कहा गया है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है और यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष और जीवन आदर्शों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है। कौन? शिक्षा। ये कहा किसने? इसको कहा है आपको सी जॉन एडम्स ने। उन्होंने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। तीसरा अनुशासन। अनुशासन के कितने रूप माने जाते हैं? 1 2 3 4 6 4। उत्तर देखा जाए तो 3 होंगे। और कौन कौन से? आइए चलते हैं। अनुशासन के भी काइंड है। आप किस प्रकार के अनुशासन आप अपनाते हैं, आपको सामने से उसका रिएक्शन उसी अनुसार है। तो अनुशासन देखिए 3 प्रकार के होते हैं। अनुशासन पहला है दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्त्यात्मक। ये तीनों के तीनों अनुशासन के प्रकार हैं और इन्हीं के अनुसार सामने से आपको रिएक्शन मिलता है। आप बच्चे के प्रति यानी आप शिक्षक हैं और छात्र के प्रति किस प्रकार का अनुशासन अपनाते हैं, सामने से उसका रिएक्शन है उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिल रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। उत्तर है इसका सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन किससे प्रभावित है? आपको कपिल मुनि से प्रभावित है, उन्हीं से प्रेरित है। और कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी। और सांख्य दर्शन जो एक नास्तिक यूं कहे कि अनिश्वरवादी दर्शन है। कई सारे प्रश्न इससे निकल के आए। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है और सांख्य सूत्र जो है
इसी से सांख्य दर्शन निकला है, और इसी के ग्रंथ, इसकी रचना कपिल मुनि ने की थी। और सांख्य दर्शन जो है एक नास्तिक ग्रंथ है, और ये अनिश्वरवादी है, इसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं रखा गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं, ज्ञान उत्पन्न करने के साधन को सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है? ज्ञान उत्पन्न अगर किसका साधन जो है, सोर्स है, उसमें क्या माना गया है? उसमें माना गया है उसको प्रमाण, यानी कोई भी अगर साक्ष्य है तो ज्ञान उत्पन्न करने का वो आपको साधन बनता है। तो सांख्य दर्शन में प्रमाण को आपको ज्ञान उत्पन्न करने का साधन माना गया है। अगला है, अष्टांग पद का संबंध किस दर्शन से? बौद्ध, जैन, सांख्य, वेदांत। तो अष्टांग का संबंध आपको है, आपको बौद्ध से। तो जान लेते हैं कि अष्टांग है। आप देखिए, अष्टांग 8, अष्ट 8, इसका हमने संबंध जाना कि बौद्ध दर्शन से। इसको याद करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये इसमें से प्रश्न ले आके पूछ देगा, इसमें से किसी एक का नाम दे देगा और पूछ देगा कि आपको दे देगा कि अष्टांग कौन से है, निम्न में से 4 दे देगा, इसमें से कोई एक रख देगा। तो उस तरह से प्रश्न बनते हैं कि इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और अष्टांग पथ जो है, अष्ट माने 8 अंग, यानी उस पथों के 8 अंग, तो 8 तो होंगे ही, और बौद्ध दर्शन से संबंधित है, और 8 को हमने जान से लिया। जैन दर्शन में शिक्षकों के कितने प्रकार थे? तो जैन दर्शन में शिक्षकों के 2 प्रकार थे। कौन कौन से प्रकार? तो जैन दर्शन में शिक्षकों के 2 प्रकार, आचार्य और उपाध्याय। ये 2 जैन दर्शन में आपको शिक्षकों के प्रकार। अगला है, परमाणुवाद और शक्तिवाद को सम्मिलित रूप में किस नाम से जाना जाता है? सामान्यवाद, भौतिकवादी प्रकृति, तत्ववाद, रसायनवादी प्रकृतिवाद। देखिए, परमाणुवाद है, शक्तिवाद, तो कहीं ना कहीं ये भौतिकवादी प्रकृति से जुड़ता है। आइए प्रश्न का उत्तर देखें। प्रश्न का उत्तर है भौतिकवादी प्रकृति। ये परमाणुवाद की व्यवस्था और शक्तिवाद की व्यवस्था ही भौतिकवाद वाले संसार में ही बन के आई। ठीक है, तो भौतिकवादी प्रकृतिवाद। 9वां, विकास का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये विज्ञान में भी प्रश्न पूछा जाता है। डार्विन का सिद्धांत, यानी विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? सीधा उत्तर चार्ल्स डार्विन। क्या है? अगला है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का आरंभ किस विचारधारा से हुआ? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद से। यानी शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, यानी साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक आपकी प्रवृत्ति है, उसका आरंभ किस विचारधारा, कौन सी विचारधारा? उसका अगर देखा जाए तो वह है प्रकृतिवाद। क्लियर है? प्रकृतिवाद से मनोवैज्ञानिक और आपको वैज्ञानिक प्रति आई। आइए अगला है, 11वां प्रश्न क्या है? आदर्शवादी विचारधारा की उत्पत्ति किस दार्शनिक के विचारवादी सिद्धांत से? क्या आदर्शवादी विचार? अरस्तु, वाल्टमेयर, रूसो और प्लेटो। देखिएगा तो ये उत्तर होगा प्लेटो की सिद्धांत से आदर्शवादी विचारधारा आपका आया। चलिए आगे देखते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने ज्ञान को कितने रूप में विभाजित किया? 1, 2, 3, 4। उत्तर होगा आपका 3। ज्ञान को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। 13वां प्रश्न, किस दार्शनिक के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता है? आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता है। अरस्तु, हर्बर्ट, रूसो, प्लेटो। उत्तर देखेंगे, हर्बर्ट ने कहा है कि आदर्शवादी शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव है नैतिकता है। चलिए, पाश्चात्य जगत में प्रयोजनवादी विचारों की झलक सर्वप्रथम किस दार्शनिक के विचारों से हुई? हेराक्लिटस, थियोफ्रेस्टस, डिडरो, पार्मेनिdes। किसकी? पाश्चात्य जगत में प्रयोजनवादी। तो उत्तर होगा यहाँ हेराक्लिटस। हेराक्लिटस के जो है प्रयोजनवादी विचार की झलक इसी दार्शनिक के विचारों से मिलती है। कौन सी, कैसी झलक? प्रयोजनवादी विचार। किसके? हेराक्लिटस। मनुष्य ही इस संसार को अर्थपूर्ण बनाता है। कौन कहा है? कौन सी विचारधारा है? मनुष्य जो है इस संसार को अर्थपूर्ण बनाता है। यह विचारधारा आपका है अस्तित्ववाद। यह विचारधारा आपका अस्तित्ववाद है। अगला प्रश्न है, जीवन में शाश्वत और आध्यात्मिक तत्वों जैसा कुछ नहीं है। पीछे अभी पढ़ा है हम लोग, मनुष्य वही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। और इस में कहा गया है आप कथन में कि जीवन में शाश्वत और आध्यात्मिक तत्व जैसा कुछ नहीं है। यह विचारा किससे है? अस्तित्व से। यानी अस्तित्व नहीं है तो कुछ नहीं है। अध्यात्म और शाश्वत नहीं, अस्तित्ववाद में रुका हूं। इसका उत्तर भी आता है। आगे देखते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में मनचाहा स्वरूप देने के लिए अपने भाग को चुनने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य अपने जीवन के मन को, जीवन
को मनचाहा स्वरूप देने के लिए तथा अपने भाग्य को चुनने के लिए कौन है? स्वतंत्र है। यह विचार किस विचार है? यहाँ मनुष्य जो है व्यक्ति को है आपको केंद्र में रखा गया। यहाँ भी उत्तर आपका अस्तित्ववाद हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ शिक्षण विधि जिसका संबंध आदर्शवाद। बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिसका जिक्र हम नहीं करेंगे आगे पर। यहाँ एक नाम सामने आता है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने प्रयोग विधि का विकास किया है। प्रयोग विधि इसको रटने जाना है। जॉन डीवी के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे विस्तार से। और जॉन डीवी ने प्रयोग विधि कहा है और इस प्रयोग विधि को हम क्या कहते हैं? अब समस्या समाधान विधि। तो पूछा जाता है समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है या प्रयोग विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन होंगे? जॉन डीवी। और उन्होंने इस विधि को 5 पद दिए थे। कौन कौन से है? समस्या की अनुभूति, समस्या का विश्लेषण, उपकल्पना का निर्माण, उपकल्पनाओं का परीक्षण और मूल्यांकन। क्लियर है? और देखिए अगला है जॉन डीवी के एक शिष्य थे जिनका नाम था किलपैट्रिक। ये किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट विधि बनाया और प्रोजेक्ट विधि बहुत फेमस विधि। तो कहा जाता है, पूछा भी जाता है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन? एक प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी चीज को करने वाली विधि, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक थे। और किलपैट्रिक जो थे ये जॉन डीवी के शिष्य थे। और यह विधि भी 5 पदों में है। क्या है? प्रोजेक्ट का चयन, लक्ष्य निर्धारण, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन। क्लियर है? तो यहाँ हम लोगों ने जॉन डीवी के बारे में और जॉन डीवी की शिष्य किलपैट्रिक के बारे में संक्षिप्त जानकारी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां। किसे पारंपरिक दर्शन शास्त्र की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक माना? किसे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका अध्यात्मवाद पर आधारित होना ही पारंपरिक दर्शन शास्त्र की सबसे प्रमुख समस्या। ठीक है? इसका दर्शन पर आधारित होना नहीं, इसका तत्व मीमांसा पर आधारित नहीं, इसका पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं, इसका अध्यात्मवाद पर आधारित हो दर्शन शास्त्र की सबसे प्रमुख समस्या है अध्यात्म पर। आगे है किस विद्वान ने कहा कि बुद्धिवाद में 2 प्रकार की विधि है जिसके माध्यम से हम ज्ञान अथवा सत्य को प्राप्त कर सकते? किस विद्वान ने कहा कि बुद्धिवाद में 2 प्रकार की विधि है जिसके माध्यम से हम ज्ञान और सत्य को प्राप्त कर सकते हैं? अरस्तु, देकार्ते, लास्की और यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका देकार्ते। क्लियर है? चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? तार्किक विश्लेषण की शुरुआत किस सदी में मानी जाती है? 19वीं, 20वीं, 21वीं, आप 17। तो 20वीं सदी में तार्किक विश्लेषण की शुरुआत किसे? विज्ञान का तत्वशास्त्र, लॉजिक ऑफ साइंस। शानदार प्रश्न। लॉजिक ऑफ साइंस किसे कहा जाए? ध्यान रखना है लॉजिक ऑफ साइंस, भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ध्यान। अगर देखा जाए तो लॉजिक ऑफ साइंस आपको दर्शन शास्त्र है, दर्शन में ही लॉजिक है। ठीक है? इसके चिंतन से जुड़ा हुआ है। लॉजिक ऑफ साइंस क्या है? दर्शन शास्त्र को कहा जाए। आगे है हिटलर ने जर्मनी पर शासन किस वर्ष संभाला? 33, 37, 40, 45। तो उसने 33 में आपने जर्मनी में शासन। तार्किक भाववाद का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? इसको याद रखना है। एक तो तर्क है और उसमें भी भाव है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज इसका चलन जबरदस्त। ठीक है? और कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तर्क तो है ही और इसमें भाव है। तो तार्किक भाववाद का संबंध हर्बर्ट फैगल, ईवी ब्लूमबर्ग और बी हांस लान, या इनमें से कोई नहीं एक से है। तो यहाँ उत्तर आपका सी होगा, यानी ए और बी, हर्बर्ट फैगल और ब्लूमबर्ग। इन दोनों ने तार्किक भाववाद को प्रणेता, इनको जनक। आइए देखते हैं तार्किक भाववाद किस वर्ष अस्तित्व में है? 20, 30, 31 और 45। इसका उत्तर देखा जाए तो आपको 1931 में तार्किक भाववाद अस्तित्व में आया। निम्न में से किस विद्वान ने तार्किक भाववाद, कौन सा विद्वान कहा जाता है? निम्न में से कौन से विद्वान तार्किक भाववाद के समर्थक माने जाते हैं? हर्बर्ट फैगल, ए ब्लूमबर्ग, टिटो विराट। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों जो थे ना व्यक्ति, ये तार्किक भाववाद के समर्थक थे। लेकिन इसके जनक ये दोनों लोग, लेकिन ये भी उसके समर्थक थे। लेकिन तार्किक भाववाद के जनक माने जाते हैं, यानी जन्मदाता ये लोग माने जाते हैं, क्योंकि ये भी एक समर्थक थे। तो प्रश्न था समर्थक थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं 26वां। लैंग्वेज, ट्रूथ और लॉजिक। यह भी गजब का प्रश्न, पूछा हुआ प्रश्न, हाल ही में प्रश्न आया था। ये ए ब्लूमबर्ग, टिटो विराट, लिखा किसने है इस पुस्तक को? लैंग्वेज, ट्रूथ और लॉजिक। हम किताबों को भी धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे। पहले बहुत सारे किताबों का हमने बात किया भी। इसकी रचना अगर किया था वो एयर ने किया। चलिए आगे है तार्किक
अनुभववादी सत्यापन सिद्धांत के केंद्र में वाक्य के स्थान पर डैश रखें। तार्किक अनुभववादी सत्यापन सिद्धांत में कथन को रखा जाता है, वाक्य के स्थान पर क्या रखा जाता है? कथन। इसीलिए आपको तार्किक जो भाववाद है अभी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हम लोग कथन पे प्रश्न लेते हैं। कुछ वाले वीडियो नंबर तीसरा चौथा या शायद कुछ में था कि कथन से ज्यादा प्रश्न होते हैं। आप देखिएगा सब वीडियो में मैं कथन डालता हूँ, क्योंकि आज के समय में कथन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वाक्यों की जगह पे आपको तार्किक भाववाद में कथन को रखा जाता है। और कथन क्या है? एक दर्शन है, एक सिद्धांत है जो व्यवहारिक स्तर पे धरातल पर उतरता है। इसीलिए कथन को रखा जाता है। कथन इसीलिए याद करने वाला चीज है, इसलिए कथन से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इस कथन का क्या लॉजिक? कथन नहीं है, वो एक दर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ उत्तर हमारा हो गया था बी। अगला है सकारात्मक सापेक्षवाद के अनुसार किसी भी नियम या सिद्धांत को तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें सकारात्मकता, नकारात्मकता, संभाव्यता, दार्शनिकता। तो क्या होगा? सकारात्मक सापेक्षवाद है तो सीधा बात है सकारात्मक। आगे है निम्न में से किस विद्वान को सकारात्मक सापेक्षवाद का प्रमुख समर्थक माना जाता है? सकारात्मक सापेक्षवाद का समर्थक। उत्तर इसका हो जाएगा आपको बी, बर्नार्ड क्रिक, जो थे सकारात्मक सापेक्षवाद के समर्थक। चलिए आगे है सामाजिक दर्शन का वास्तविक तत्व क्या है? समाज का दर्शन, धर्म का दर्शन, राष्ट्र का दर्शन, प्रकृति का दर्शन। सामाजिक दर्शन है तो कहीं ना कहीं समाज से दर्शन से मतलब होगा उसका, तो समाज का दर्शन। 31 है सामाजिक दर्शन को किस प्रकार का विज्ञान कहा जाता है? किसको? सामाजिक दर्शन को। आदर्श समतामूलक, आदर्शमूलक, कार्यमूलक, विचारमूलक। तो इसमें कहा जाता है आपको बी, आपको आदर्शमूलक। सामाजिक दर्शन को विज्ञान है, ये भी एक विज्ञान है, इसलिए ये आदर्श मूलक कहा जाता है। ठीक है, आगे है सामाजिक राजनीतिक दर्शन अपनी विषय सामग्री किस विषय से ग्रहण करते हैं? राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, भौतिक शास्त्र या दर्शन शास्त्र? तो सामाजिक राजनीतिक दर्शन जो है समाज शास्त्र अपने आपको विषय सामग्री खाते हैं। चलिए 33वां में है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किस वर्ष तैयार किया? 76, 96, 1802, 1800। उत्तर देखा जाए तो यहाँ होगा 1776। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक दर्शन में स्वतंत्रता की कितनी अवधारणाएं प्राप्त होती है? 1, 2, 3, 4। सामाजिक दर्शन में अगर स्वतंत्रता की अवधारणा देखी जाए तो वह आपको होगा 2। स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ? सामाजिक दर्शन में 2 प्रकार की स्वतंत्रता। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक असमानता का कारण। देखिए आर्थिक असमानता, कम्युनलिज्म जो है ना इसी से जन्मा है और इसी रीजन से। व्यक्तिवादी संपत्ति की संस्था, व्यक्तिवाद, आर्थिक असमानता, ये सब कम्युनिज्म के चलते उसका जन्म, तथा उस पर आधारित वर्ग विभाजित समाज। ये कथन किसका है? आर्थिक असमानता का कारण व्यक्ति संपत्ति की संस्था तथा उस पर आधारित वर्ग विभाजित समाज। ये आपको मार्क्सवाद का, आप ऐसे भी देखिएगा कि मार्क्सवाद में उठा लेते हो। ठीक है, मार्क्स का कारण। 36 संस्कृति के अंतर्गत उत्तराधिकार में प्राप्त तुलनात्मक तत्व, यांत्रिक प्रक्रियाएं, विचार, वस्तुएं, आदतें और मूल्य सम्मिलित। किसमें? संस्कृति में। आपकी जो संस्कृति है उसके अंतर्गत क्या होता है? आपकी प्रक्रिया है, विचार है, वस्तु, आदतें, मूल्य, ये सब सम्मिलित होता है ना। यह कथन किस विद्वान का? यह कथन आपको है, आपको उसमें बी था, क्योंकि वीडियो आगे बढ़ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेदांत की संख्या, वेदांत आप 1, 4, 8, 6। तो वेदांत की संख्या अगर देखा जाए तो वेदांत की संख्या आपकी 6 है। और कौन कौन से वेदांत? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ठीक है, चलिए शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये आपको वेदांत। क्लियर है? इसको याद रखें, ये सारे के सारे 6 को हमें याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा आयोग 1964-66 में किस वर्ष तक सकल राष्ट्रीय आय का आपको 6% शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश? 82, 90, किस वर्ष तक? 1986 ये शिक्षा नीति आई थी। यह भी एक आयोग कहा जाता है। इसको कहिएगा इस शिक्षा आयोग को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, इसका उत्तर अगर हो जाए किस आपको वर्ष तक रखा गया था, यानी सकल घरेलू उत्पाद पर
अब जीडीपी का 6% कौन से 1986, तो ये उसी लक्ष्य निर्धारित किएगा। फिर 1986 में शिक्षा नीति आई थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ें। यही था, कुल इतना ही प्रश्न था इस वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाभान्वित करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको लगा होगा कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है, तो आप जरूर सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, कंटेंट अच्छे लगे हो, लाइक जरूर कीजिए। नो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।